आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी ने 50% रिटर्न बना लिया, किसी ने 10% रिटर्न बना लिया। अब देखने से तो ये लग रहा है कि 50% रिटर्न तो बहुत ज्यादा रिटर्न है और 10% बहुत कम है। बात तो सही है, लेकिन हो सकता है कि जिसने 50% रिटर्न बनाया है उसने पूरे साल में बनाया हो, 12 महीने में, और जिसने 10% बनाया है उसने 1 महीने में बनाया हो। तो अब प्योरली मैथमेटिकली बात करें तो वो 10% रिटर्न एक्चुअली ज्यादा अच्छा हुआ। तो आज हम बात करेंगे कि रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रिटर्न्स के साथ जो फाइनेंस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिस्क कौन कौन से एसोसिएटेड है, आज हम ये समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिनकलाब एकेडमी। ये वीडियो हमारी जो एक नया कोर्स हमने बनाया है, बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर हम पहले 3 वीडियोस बना चुके हैं। जिसमें पहला था इंट्रोडक्शन या रोल ऑफ स्टॉक मार्केट इन द इकोनॉमी, दूसरा था कि व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन पीएसएक्स, थर्ड जो टॉपिक हमने कवर किया था वो ये था कि आप कैसे स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं, वो बेसिकली किस तरह से ऑपरेशनली सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। और आज हम बात करेंगे कि रिटर्न्स के पीछे साइंस क्या होती है और उसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन से रिस्क होते हैं। रिस्क के बगैर रिटर्न्स को समझा नहीं जा सकता। आज हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो गाइज, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बैंक में इतना प्रॉफिट मिल रहा है, और फिर ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न, जो आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए और बात करते हैं कि 10 साल का, 15 साल का। हमने भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 15 साल का एक एवरेज रिटर्न केएसई 100 इंडेक्स का 18.5% है। तो जो रिटर्न्स जब इस तरह से कोड किए जाते हैं बेंचमार्किंग के लिए, तो देखें वो एनुअलाइज रिटर्न्स होते हैं, यानी कि साल का एवरेज। अब वो प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न 15 साल का 18.5 है। अब वो किसी साल 50% भी आया होगा, किसी साल नेगेटिव भी किया होगा, बट हमने एवरेज के ऊपर बात करी और मीन के ऊपर हम बात करते हैं इस तरीके से। जब आप बैंक डिपॉजिट रेट की बात करते हैं, वो भी सालाना होता है। जो अक्सर आपने कभी पढ़ा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद कम कर दी, बढ़ा दी, इतनी कर दी, उतनी कर दी, वो भी जो परसेंटेज का नंबर होता है वो भी एनुअलाइज्ड होता है। यानी कि जो गवर्नमेंट का यूजुअल टी बिल रेट होता है वो उसके अराउंड ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई इस तरह का टी बिल टाइप इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं और आजकल जैसे पॉलिसी रेट 11% चल रहा है, तो रफली स्पीकिंग आप अगर गवर्नमेंट का टी बिल खरीदते हैं तो आपको 11% साल का रिटर्न मिलेगा। आपको ये पूरे साल का नंबर होता है, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है, जो ग्लोबल प्रैक्टिस है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो एनुअलाइज बेसिस पे देखने वाली है कि 12 महीनों में क्या बनता है इसका। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि ये रिटर्न कैलकुलेट कैसे होता है। इसका बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो बचपन में हम मैथ्स की बुक में सीखा करते थे, परसेंटेज चेंज वाला। ये वही फॉर्मूला है आपका, जिसमें आप कहते हैं कि करंट मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस, वट जो भी, अगर आपका अभी बेचा नहीं है तो आप उसे करंट मार्केट प्राइस पे कर लें, अगर आपने बेच दिया है तो आप सेलिंग प्राइस ले लें, माइनस योर कॉस्ट। वो आपको बता देता है कि एब्सोल्यूट कितना कमाया। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था और आज वो 130 रुपये का आपने बेच दिया है, तो 30 रुपीज़ का यानी 30 रुपये का आपका गेन आ चुका है उसके ऊपर। ये हो गया करंट प्राइस और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, एंड देन ये टोटल जो आपका डिफरेंशियल है इसको डिवाइड कर देते हैं आप कॉस्ट से, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो करंट प्राइस माइनस कॉस्ट, जो हमारी केस में 30 रुपीज़ हो गया था, उसको डिवाइड किया आपने 100 रुपीज़ से, क्योंकि 100 आपकी कॉस्ट थी। तो ये 0.3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो अब आपका 30% यानी 30% रिटर्न निकल के आ गया। तो आपको लग रहा होगा बड़ा सिंपल है, एक्चुअली ये सिंपल ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ है जिसको आपको जहन में रखना पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिटर्न आपने निकाला है कि प्राइस की वजह से आपके क्या चेंजेस आए हैं उसके अंदर, कॉस्ट वर्सेस करंट मार्केट प्राइस, व्हाटएवर सेलिंग प्राइस। एक चीज और होती है, बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड्स भी देती हैं, तो आपको वो भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका टोटल रिटर्न सही निकले आपका। तो वो पिछली जो मैंने आपको एग्जांपल दी, करंट प्राइस माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, दैट इज प्राइस रिटर्न ओनली। जब भी आप टोटल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो इसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा डिविडेंड्स का। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्लस डिविडेंड। अभी आप पूरा ब्रैकेट में कर लें तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, करंट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ये आपका प्राइस प्रॉफिट आ गया, बेसिकली प्राइस में जो आपने प्रॉफिट कमाए, प्लस डिविडेंड, ये टोटल आपने कितना कमाया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। अब आपका जो नंबर निकल के आ गया, ये टोटल रिटर्न निकल के आ गया आपका यहाँ पर। अच्छा, ये है एब्सोल्यूट रिटर्न। ये अनलेस ये एग्जैक्ट 12 महीनों का है, ये एनुअलाइज रिटर्न नहीं है। अगर आपने इसको लेट से
3 साल में कमाया है। ये जो 100 से 130 गया था, अभी आप थोड़ी देर को टोटल रिटर्न साइड में कर दें, अभी हम बात करते हैं कि प्राइस रिटर्न ही आपने सिर्फ कमाया है, जीरो डिविडेंड था। 100 और 130, तो 130 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, ये अगर 12 महीनों में, तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न बराबर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपका ये लेट से 6 महीने का था, तो ये आपका सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न था इतना, ये एनुअलाइज रिटर्न इतना नहीं था। एनुअलाइज रिटर्न तो इसका मतलब ज्यादा हो गया आपका। ऑन द अदर हैंड, अगर ये आपने 3 साल में कमाया था, 100 से 130 तक आप 3 साल में गए थे, तो फिर आपको इसको एनुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपने 1 साल में तो नहीं कमाया ना वो 30%, अब आपने 3 साल में कमाया। अब एवरेज करेंगे तो 30% डिवाइड बाय आप 3 कर देंगे, तो वो 10% साल का आ जाएगा। अब ये सिंपल एवरेज हो जाता है, जो कि मैथमेटिकली या फाइनेंशियली स्पीकिंग सही नहीं होता, बट क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का एलिमेंट इग्नोर हो जाता है, तो आप चाहें तो आसानी के लिए जरूर कर सकते हैं, बट एक्चुअली सही कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती। सही कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। अब ये फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, करंट प्राइस या सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं ले रहे आप, यहाँ पे आप सिंपल ले रहे हैं करंट प्राइस या सेलिंग प्राइस वट एवर, डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट। इस पूरे को ब्रैकेट में ले लें। अब जैसे 130 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो ये 1.3 हो गया। फिर जो एक्सेल के अंदर एक आपने वो देखा होगा साइन होता है पावर वाला, वो इस तरह की एक चिड़िया बनी हुई होती है, वो लगाएं। फिर दोबारा आप ब्रैकेट खोलें, उसके अंदर 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करें, और फिर ब्रैकेट आपको क्लोज कर दीजिए उसके अंदर, और -1 कर दीजिए। आपका परसेंटेज एनुअलाइज निकल आएगा, जो कि आपके देखें करके भी, आप इसे हमारी एग्जांपल को जब करके देखेंगे तो आपको 10% नहीं आ रहा होगा आपका जवाब, क्लोज टू 9% आ रहा होगा। ये कम इसलिए आ रहा है बिकॉज इसमें कंपाउंडिंग का एलिमेंट अब शामिल हो गया, क्योंकि जो रिमेनिंग आपका जो पहले साल का रिटर्न था उसके ऊपर फर्दर कंपाउंडिंग हुई है आपके नेक्स्ट पीरियड के अंदर। सिंपल एवरेज आपने नहीं किया। तो अब यहाँ पे मैं एक दफा दोबारा से रिटर्न्स वाले केस की समरी कर देता हूँ। पहला एग्जांपल जो हमने किया, करंट प्राइस माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100, ये एब्सोल्यूट रिटर्न का फॉर्मूला है आपका, और प्राइस रिटर्न का फॉर्मूला है सिर्फ। आपने टोटल रिटर्न अगर निकालना है, जिसमें आपको अगर डिविडेंड भी मिला है, तो यही फॉर्मूले में एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा डिविडेंड का, करंट प्राइस माइनस कॉस्ट प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100, ये अब टोटल रिटर्न होगा आपका इंक्लूडिंग डिविडेंड। और इनमें से किसी भी रिटर्न को एनुअलाइज अगर आपने करना है, क्योंकि अगर ये मल्टी पीरियड है, मतलब यानी कि 1 साल से ज्यादा पीरियड्स पे आपने कमाया है, तो फिर आप यही नंबर्स लेंगे आप अपने, और आप उनको जैसे मैंने आपको बताया करंट प्राइस आपका या सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट, यहाँ पे रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय जो भी नंबर ऑफ ईयर्स तक आपने ओन किया -1 कर देंगे। और यहाँ पे कॉस्ट है, अगर आपने बीच में कोई डिविडेंड कमाया है तो वो वहाँ पे डिविडेंड भी सेलिंग प्राइस में आप ऐड कर देगा, ताकि टोटल नंबर आपका वहाँ पे निकल के आ जाए। तो यहाँ पर हमारा रिटर्न्स का सिंपल कैलकुलेशन खत्म होती हैं। और अब हम बात करेंगे कि इन रिटर्न्स के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि फाइनेंस की जो बेसिक थ्योरी होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क और लो रिटर्न। रिटर्न को आइसोलेशन में देखने का कोई फायदा नहीं है, हमेशा रिस्क के साथ देखें, और फिर उसके लिए रिस्क भी अभी हम समझ लेते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं रिस्क की, टाइप्स ऑफ रिस्क की। तो देखिए, पहला जो रिस्क होता है वो उसे कहते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क ये होता है कि भाई अचानक से कुछ भी ऐसा हो गया जो अनएंटिसिपेटेड था, मार्केट पूरी मार्केट उससे अफेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी जंग हो गई इंडिया पाकिस्तान की कुछ अर्से पहले, उसके बाद एक जंग से हम मुसीबत से निकले थे, तो वो ईरान अमेरिका की दूसरी जंग शुरू हो गई मुसीबत। अब मार्केट ने उसमें बहुत एडवर्सली रिएक्ट किया। मार्केट ने वहाँ पे सोचना नहीं होता कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबकी धुलाई हो गई वहाँ पे उसके अंदर, अगर आप देखेंगे ना। सो ये मार्केट, इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो मार्केट रिस्क के अंदर आ जाते हैं आपके। दूसरी हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी रिस्क ये रिस्क होता है कि बहुत मरतबा ऐसे स्टॉक्स होते हैं आपके जो बहुत इनलिक्विड होते हैं, जिनके अंदर ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है स्माइल इंडस्ट्रीज़, लेकिन आप देखेंगे उसका फ्री फ्लोट बहुत कम है, नंबर ऑफ शेयर जो डेली बेसिस पे ट्रेड होते हैं बहुत कम होते हैं। तो अब अगर आपने वो, पहली बात तो वो शेयर खरीदना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आपने खरीद लिया तो फिर उसके लिए बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको सेम प्राइस के ऊपर, अनलेस यू कॉम्प्रोमाइज़। तो उसमें होता है कि जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बढ़ चढ़ के लेना पड़ता है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप बेचने जा रहे हैं तो फिर आपको नीचे ज़्यादा देना पड़ता है, तो वहाँ पर डिस्काउंट लग जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लिक्विडिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिस्क। आगे हम बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क की। अब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जो होते हैं उसमें बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं, फर्दर कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, बिजनेस रिस्क है। अब प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, आप पुराना कोई प्रोडक्ट बेच रहे थे, ज़माना नया आ गया। अब एक बड़ी बचपन से एक एग्जांपल सुनते आ रहे हैं कोडैक की, कि वो फिल्म बेचा करते थे और फिर उसकी चीज़ें चेंज हो गई उसके अंदर।
सो इस तरह का रिस्क आ जाता है। आपका ऑपरेशनल रिस्क आ जाता है। एक टाइम पे 2016 की बात है, फौजी सीमेंट का प्लांट गिर गया था, टूट गया था, तो वो ऑपरेशनल रिस्क आ गया। उसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, एवरीथिंग इज फाइन, बट सडनली समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो ये आपका आ जाता है। मैनेजेरियल रिस्क आ जाता है, मैनेजमेंट चेंज हुआ, अच्छा फॉर द गुड भी हो सकता है, फॉर द वर्स भी हो सकता है, तो ये दोनों साइड के ऊपर हो सकती है बात। तो फिर मैनेजमेंट का रिस्क भी आ जाता है भाई उसके अंदर, के पहले ग्रुप ये भी हो जाता है कंपनी बहुत अच्छी थी, फिर वो बिक गई, एक्वायर हो गई, नई मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी निकल आई या इतनी वीक निकल आई, तो ये दोनों साइड के ऊपर ये भी अफेक्ट कर रहा होता है आपका। सो ये टाइप ऑफ एक और कंपनी स्पेसिफिक में ये सारी कैटेगरीज और डिफरेंट फर्दर सब कैटेगराइज आप कर सकते हैं। फिर आपके पास एक और टाइप ऑफ रिस्क होता है रेगुलेटरी रिस्क, जो आपको पता है हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि हर साल जून के अंदर रेगुलेटरी रिस्क आना ही आना होता है इन द फॉर्म ऑफ बजट, कि वो टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेस लग गए, या कोई और चीज़ हो जाती है, रेगुलेशन चेंज हो जाती है कि अब पॉलिसी चेंज हो गई, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप वो नहीं कर सकते, आपकी एक्सपोर्ट पे लेट से रिस्ट्रिक्शन आ गई, कुछ भी हो सकता है उस तरीके से। ये सारे रेगुलेटरी रिस्क की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लास्टली एक और टाइप ऑफ रिस्क होता है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क आ जाता है। पाकिस्तान में जैसे अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 10 ईयर्स हम दो बड़े क्राइसिस देख चुके हैं इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमी आपकी डॉलर की शॉर्टेज होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है आपका, वो फिर करेंसी डिवैल्यूएशन में ट्रांसलेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट हाइक में ट्रांसलेट होता है, महंगाई होती है एंड एवरीथिंग, सारा का सारा दोज आर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। वो भी इवेंचुअली फिर सारी की सारी पूरी स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट एग्जिस्ट आउट देयर, और ये सारे का सारा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से अवेयर हों। और ये अवेयर होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी चीज़ यू ट्राइंग टू डू समथिंग विदाउट नोइंग व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, तो बहुत चांसेस है कि आपको नुकसान होगा, आपको नहीं पता होगा, आप गलती कर जाएंगे, फिर लॉस होगा इवेंचुअली। तो यहाँ से अभी ये करते हैं, फिर अब हम बात करते हैं कि किस तरह से रिस्क और रिटर्न को आपने बैलेंस करना है। तो गाइज हमने बात कर ली कि रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, या कैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न आप अपने निकाल सकते हैं, आप किस तरह से अपने रिस्क को असेस कर सकते हैं, आपको टाइप्स ऑफ रिस्क बता दिए। तो जब आप बिजनेस को स्टडी कर रहे होंगे तो आप साथ साथ आपको समझ आता रहेगा कि ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है, आप बाकायदा पेपर पे पेन डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये रिटर्न और रिस्क सामने आपने रख लिया, तो अब आपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो देखें, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी इन दिस फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वॉरेन बफेट जो हैं, उनका एक बड़ा मशहूर कोट है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये अप्रोच जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो धंधा समझ में नहीं आता उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ उसी में करो जो कि समझ आता है। अब ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। आपको बिजनेस समझ आएगा तो आपको रिस्क भी समझ आएगा, और जब आपको रिस्क समझ में आएगा तो फिर आप बेहतर असेस कर सकते हैं कि भाई मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या कितना करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, कब करना है। ये सारे फैक्टर्स या सारे डिसीजंस आप उस वक्त ले पाएंगे कि जिसको आप उस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब आपने ये सारे के सारे रिस्क एनालाइज कर लिए, जो मैंने आपको 5 टाइप ऑफ रिस्क पीछे बताए थे, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि भाई अच्छा, ये पूरा पोर्टफोलियो जब आप बना रहे होते हैं, आप हर स्टॉक या हर सेक्टर के आप रिस्क सामने रखेंगे। इन रिस्क की बेसिस के ऊपर फिर आप कहेंगे कि यार अब मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ या करती हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, किसी कंपनी की मैनेजमेंट वीक हो सकती है, किसी के बिजनेस में आप ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट प्रोडक्ट रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अब अभी तो साजगार ड्यू टू हैवल जो उसकी गाड़ी है, वो बड़ा एक सक्सेसफुल केस स्टडी तो बन गई है, बट आज से 4-5 साल पहले जिस वक्त वो लॉन्च हुई थी वो गाड़ी, तो वो एक सीरियस बिजनेस रिस्क एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पे बेट लेते हुए एक रिस्क एग्जिस्ट करता था कि भाई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अपनी सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज वहाँ पे उन्होंने कमिट कर दिए हैं, क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पर ये सवालात एग्जिस्ट करते थे। वहाँ पर फिर आप डाइवर्सिफिकेशन के टूल्स को यूज़ करते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैंने डाइवर्सिफाई करना है ताकि प्रोडक्ट रिस्क भी मेरा, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो मेरे कम होते चले जाएं, ताकि प्रोडक्ट रिस्क किसी कंपनी का है तो वो भी मेरा कम हो जाएगा, मैं ओवरली एक्सपोज नहीं होऊंगा। कहीं पे मैनेजमेंट वीक है तो मैं वहाँ पर भी कम एक्सपोज होऊंगा। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी जो रिस्क होते हैं, जो कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप अपने कम कर लेते हैं उसके अंदर। फिर बात आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क वगैरह की। उसको हेज करने का तरीका क्या होता है कि आप कहते हैं कि भाई मैंने स्टॉक्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इतनी सर्टेन एलोकेशन करनी है। अब आप एसेट लेवल पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वही डाइवर्सिफिकेशन का टूल है, बट वो आप एसेट लेवल पे लेके चले गए। अब आप कह रहे हैं मैंने फिक्स इनकम में इतना रखना है, मैंने इतना गोल्ड लेना है और मैंने इतना स्टॉक्स लेना है। यहाँ वो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को आपने मैनेज करना शुरू कर दिया है। सो इस तरह से आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। फिर कुछ चीज़ें आ जाती है डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल,
आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। अगर आपने अपना डिसिप्लिन और आपने रिस्क मैनेजमेंट टूल रूल बना लिया है कि मैंने 10% से ज़्यादा किसी एक स्टॉक में एक्सपोजर नहीं लेना है, तो आपको वो स्टॉक कितना भी अच्छा लग रहा हो, आपने वो 10% से ज़्यादा नहीं लेना। दैट इज़ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना है आपने फिर, क्योंकि होगा ये कि फिर अगर आपको ज़्यादा एक्सेसिव रिटर्न नज़र आना शुरू हो गया, अब वो रिस्क भी शायद कैरी कर रहा है बट आप ओवरली एक्सपोज होना शुरू हो गया, कल को रिस्क मटीरियलाइज हो गया, तो आपके कैपिटल का नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो ये 3 मेजर अप्रोचेज हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं आपकी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है टू मैनेज रिस्क। मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट पहले आप बिजनेस को समझें, बिजनेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लिखें और साथ में उसके रिस्क को भी लिखें, ताकि आपको पता हो कि भाई ये इस टाइप ऑफ रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप खोलेंगे तो वो खुद भी अपने रिस्क आइडेंटिफाई कर रही होती हैं कि ये हमारे रिस्क हैं, आप खुद भी उसको लिखें। अब फिर उसके बाद आप एक बिगर पिक्चर से देखें, ठीक है एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, अब इसका इतना रिस्क है, क्या ये सेंस बनाता भी है इतना रिस्क लेना। बहुत सारे आपको स्टॉक्स ऐसे नजर आएंगे कि जिनके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा बट रिस्क बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, तो वहां पर आप कहेंगे कि भाई ये तो ठीक है यार, ये जो रिटर्न है ये यहाँ पे इस रिस्क को जस्टिफाई नहीं करता, तो आप वहाँ पे एक्सपोजर ही ना लें। और बहुत मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा होंगे बट रिस्क कम होगा, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, रिस्क इतना सा है, ठीक है यार ले लेना चाहिए इस तरीके से। सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर पिक्चर, दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन योर पोर्टफोलियो, कि जिसमें रिटर्न और रिस्क के कॉम्बिनेशंस को मैच करते हुए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप डेवलप करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो गाइज इसी चीज़ को, रिस्क मैनेजमेंट को जहन में रखते हुए हम लोगों ने ऐप में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया है सेक्टर वेटेजेस का और स्टॉक वेटेजेस का। तो आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको स्टॉक एलोकेशंस का पूरा चार्ट नज़र आ जाता है, आपको स्पेसिफिक स्टॉक वाइज आपको एक चार्ट और परसेंटेजेस आपको मिल जाती हैं कि मैं इतना परसेंटेज में, इतना परसेंटेज में। तो आपको हर वक्त एक्सेल की फाइल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है या अपने पास अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो विद इन ऐप ही हर वक्त आपकी रियल टाइम में एलोकेशंस को अपडेट कर रहा होता है। तो आपको नज़र आता रहेगा कि कहीं पर आपने ओवर एक्सपोज तो नहीं किया हुआ आपको अपने आप को। तो जो डाइवर्सिफिकेशन मैंने जो आपको बात करी थी, तो सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक लेवल डाइवर्सिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली कोई कहीं पे अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है आप उसको कम कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा कहीं पे आपको लग रहा है कि आपने कम एलोकेशन करी है तो आप बढ़ा भी सकते हैं उसको। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की इंडाइसेस क्या होती हैं, जो आप अक्सर सुनते होंगे KSE 100 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स। इंडाइसेस हैं क्या और इनका पर्पस क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। टिल देन आप ये वीडियो अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कोई सवाल है ईमेल कर दें hello@finclub.com के ऊपर, नीचे कमेंट में लिख दें। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज। और चलें, अल्लाह हाफिज़।